हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर सीरीज के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। किसे? रिछपाल मिर्धा को। रिछपाल मिर्धा है, इनको वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। एक बार फिर से देखते हैं। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया और इसका अध्यक्ष बनाया गया रिछपाल मिर्धा को। रिछपाल मिर्धा पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। अगर बोर्ड की बात करें, यानी वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड में 9 गैर सरकारी सदस्य होंगे। अच्छा, 9 तो गैर सरकारी सदस्य और 9 सरकारी सदस्य। इसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। तो टोटल 9 सदस्य होंगे। और इसका मनोनयन कौन करेंगे? गैर सरकारी सदस्यों का ये मनोनयन राज्य सरकार करेगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। बाकी जितने भी बोर्ड हैं उनके जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका मनोनयन कौन करने वाला है? राज्य सरकार ही करने वाला है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रिछपाल मिर्धा को। किसे? रिछपाल मिर्धा को। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य के पंजीयन और मुद्रांक विभाग के द्वारा दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए ऑटो डीड जनरेशन सिस्टम का विकास किया गया है। यानी जो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन स्टाम्प डिपार्टमेंट, इसने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम का नाम लिख रखा है स्वतः। इसमें क्या है, वो जो डीड वगैरह होगी वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि जो स्वतः है उसका संबंध किससे है? तो हमारा आंसर क्या होगा? पंजीयन और मुद्रांक विभाग से या फिर रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट से। और हमें पता है लगातार जो इनोवेशन हो रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट अपने आप को आगे रखना चाहता है। और इसी में जो पंजीयन और मुद्रांक विभाग है वो कहाँ पे इसने पीछे रहने वाला था? तो उसने कौन सा जो एप्लीकेशन बनाया है या सिस्टम बनाया है वो है स्वतः। क्या नाम है? SWATH। ठीक है, तो स्वतः का संबंध पंजीयन और मुद्रांक विभाग से, ये बात हमें यहां से निकाल के याद रखनी अपने माइंड में। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सी विजिल ऐप के प्रयोग की अनुमति दे दी। तो सी विजिल ऐप का संबंध किससे है? तो सी विजिल ऐप का संबंध है निर्वाचन से। सबसे पहले तो याद ध्यान रखो, निर्वाचन विभाग का जैसे वोटर्स हेल्पलाइन एप्लीकेशन हो गया, सी विजिल ऐप हो गया, ये किससे संबंधित है? ये निर्वाचन से संबंधित है। ये आम नागरिकों के लिए एप्लीकेशन डेवलप किए गए हैं ताकि आम नागरिक अपना कहाँ पे वोट कास्ट करना है, मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है तो उसको ऐड कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं मतलब आदमी अपने अंगुलियों के माध्यम से ही कर सकता है। तो अभी इसमें निर्वाचन विभाग ने कहा है कि अगर कहीं पे भी आदर्श आचार संहिता वर्तमान में राजस्थान में लगी हुई है, अगर कहीं पे भी कोई उल्लंघन होता है आचार संहिता का, तो आप उसकी फोटो निकालो और सी विजिल ऐप पे डाल दो। 100 मिनट के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर निर्वाचन विभाग की बात करें, निर्वाचन आयोग की बात करें, तो 25 जनवरी 1949 को निर्वाचन विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, अभी राजस्थान के अगर निर्वाचन विभाग की, निर्वाचन आयोग की बात करें तो जुलाई 1994 में स्थापना हुई। राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयोग की बात करें, जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है ये विधानसभाओं, लोकसभा के चुनाव नहीं करवाता, न राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है वो मात्र किसके चुनाव कराता है? नगर पालिका के और पंचायती राज के चुनाव करवाता है। इसका उल्लेख कहां पे मिलता है? 243K के अंदर। और ये सिंगल मेंबर कमीशन है। कौन है निर्वाचन आयोग राजस्थान के? मधुकर गुप्ता। वही राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो प्रवीण गुप्ता। और एक बात निर्वाचन आयोग ने और कहा है कि जो 25 नवंबर जब चुनाव होंगे राजस्थान में, उस दिन NI एक्ट के तहत अवकाश रहेगा। और अवकाश रहने का कारण उस दिन, ताकि जो एम्प्लॉइज है जो बैंक में या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कार्य कर रहे हैं वो अपना वोट कास्ट कर सके। तो ये उस दिन अवकाश की घोषणा निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है। आगे चलते हैं। अगर राजस्थान में चुनाव की बड़ी बड़ी बातों की बात करते हैं तो वर्तमान जो मौजूदा विधानसभा है उसका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? तो 14 जनवरी को इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। राजस्थान विधानसभा में कुल सीटें 200, जिनमें से 141 है सामान्य और जो 59 सीटें हो गई वो क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित, जिसमें
34 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राजस्थान में इस बार 5.25 करोड़ वोटर, टोटल वोटर कितने हैं 5.25 करोड़ वोटर हैं। इसमें से पुरुष वोटर थोड़े ज्यादा हैं 2.73 करोड़, महिला वोटर 2.51 करोड़। एक बार हम देख रहे हैं, सारा डाटा याद नहीं रखना है, लेकिन इतना ध्यान रह जाएगा कि पुरुष वोटर महिला वोटर से ज्यादा है, ओवरऑल वोटर 5.25 करोड़ है या 525 लाख है, यूं कह सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार लगभग 22 लाख है ना नए मतदाता, नवीन मतदाता वोट कास्ट करेंगे इस बार। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है और निर्वाचन विभाग ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। जो नवीन मतदाता है उनको ना सिर्फ मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा है, एकदम रियल टाइम में 1 अक्टूबर तक की वो कट ऑफ डेट थी कि 1 अक्टूबर तक कोई भी अगर व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल अटेन हो रही है वो अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकता है। तो इस बार 22 लाख नए मतदाता जोड़ेंगे और बाद में ना सिर्फ उनका मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ा गया है बल्कि उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। जो एक स्वीप प्रोग्राम होता है, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के माध्यम से उन नवीन मतदाताओं को ये बताया गया उस ईवीएम मशीन के माध्यम से डमी वोटिंग करवा के कि आपको जब वास्तविक मतदान होगा तो आपको इस प्रकार से मतदान करना है ताकि वो बड़ी सहजता से उस मतदान को मतलब करके आए। राजस्थान में लगभग 51,000 के आसपास पोलिंग स्टेशन बनेंगे, जिसमें से 41,000 पोलिंग स्टेशन होंगे से गाँवों में और 10,000 साढ़े 10,000 होंगे शहरों में। और एवरेज 1,015 वोट एक मतदान केंद्र पे 1,015 वोटर है वो वोट कास्ट करेंगे। ये सारी बातें हमने चर्चा कर ली। तो मोटा मोटी क्या निकल के आ रहा है, मतलब जो मुख्य चीज़ें हैं कि इस बार नवीन मतदाता हो गए 22 लाख और 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। और हमारे जो आरक्षित सीटें हैं वो 59 है, जिसमें से 34 अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए और 25 एसटी के लिए। और टोटल वोटर है 5.25 करोड़। आगे चलते हैं। राज्य का 30वां वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। अच्छा, अब एक और, अभी थोड़े दिनों पहले हमने गंगा घाट के बारे में चर्चा करी थी। गंगा घाट कंजर्वेशन रिजर्व बना था 29वें नंबर का, अब अभी 30वां और बन गया। कौन सा बना है, तो ये बीड फतेहपुर का जो बीड वाला क्षेत्र है ये 30वां कंजर्वेशन रिजर्व बन गया। ठीक है, तो राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, 30 हो गए। लेटेस्ट वाला गंगा घाट वाला जयपुर, इससे पहले बालेश्वर का था, बालेश्वर नीम का था ना। और ये अपना हो गया जो बीड फतेहपुर है, फतेहपुर का जो बीड है वो 30वां नंबर का बन के। सबसे बड़े कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो ये साबाद 12 वाला है और सबसे छोटा रोटू नागौर वाला, स्टिल ये सबसे छोटा है। और सबसे पहला कौन सा था, तो बिसलपुर टोंक, ये सबसे पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व था। और अब जैसे कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा करते हैं तो ये घोषणा कौन से अधिनियम के पावर के तहत राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आंसर राइटिंग की बात आ गई या फिर कभी मान लीजिए ऐसा टिपिकल प्रश्न बनाना हो तब पूछ सकता है। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, कब का है, 1972, और उसके सेक्शन है 36 के, उसके तहत ये कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा हो गया, तो जो बीड फतेहपुर है वो नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। इससे पहले गंगा घाट बना था, गंगा घाट कहाँ पे, जयपुर में, और उससे पहले बना था बालेश्वर, वो 28वां, 29वां और 30वां, इस प्रकार सबसे बड़ा। तो ये बात जैसे आपको पता है, लेकिन बार बार रिवाइज करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। बाकी नवीन बन रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कहीं सबसे बड़ा है सबसे छोटा की कैटेगरी में तो नहीं आ रहे हैं। बाकी जैसे मान ली 31वां आएगा कल को, जिस स्पीड से बन रहे कंजर्वेशन रिजर्व, तो हो सकता है वो सबसे छोटा हो या सबसे बड़ा हो, लेकिन हमें इसके साथ क्लियर करते जाना है कि कौन सा सबसे बड़ा है सबसे छोटा है। तो अभी तक साबाद बोरा वाला सबसे बड़ा है और रोटू सबसे छोटा है और सबसे पहला बिसलपुर वाला है। ठीक है, और जो सेक्शन 36 के है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की, उसके तहत राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो कंजर्वेशन रिजर्व की घोषणा कर सकता है। अच्छा, एम्स जोधपुर है ना, इसका एक ग्रामीण सेंटर भी बनाया गया है। उसमें जो जोधपुर के आसपास के ग्रामीण लोग हैं वो आके अपना इलाज वगैरह करवा सकते हैं। तो कहाँ पे किया गया, ग्रामीण मतलब रूरल सेंटर बनाया जाएगा एम्स जोधपुर का एक नया। और अगर एम्स जोधपुर की आधारशिला की बात करें तो 2004 के अंदर उस समय जो मंत्री थे हमारे, क्या नाम था उनका, जसवंत सिंह, उन्होंने आधारशिला रखी थी 2004 के अंदर, तत्कालीन वित्त मंत्री थे जसवंत सिंह। और अभी हाल ही में मोदी साहब ने 500 करोड़ की लागत से जोधपुर एम्स में नए ट्रॉमा सेंटर की आधारशिला रखी है, जो भी आए थे जोधपुर में, तो आपको पता ही याद ही होगा। आगे चलते हैं। देश का पहला कोचिंग हब
तो ये प्रतापनगर जयपुर में बन रहा है। और कब इसको मतलब उद्घाटन कब किया, शिलान्यास कब किया गया, तो ये 22 अगस्त 2023 को इसका शिलान्यास किया गया, अगस्त के महीने में। कब? 22 अगस्त 2023 को। ये देश का पहला कोचिंग हब प्रतापनगर में जो बन रहा है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? राजस्थान आवासन मंडल। कौन कर रहा है? राजस्थान आवासन मंडल निर्माण कर रहा है। तो राजस्थान आवासन मंडल की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1970 में की गई, 1970 फरवरी के महीने में। ठीक है, तो क्या निकल के सामने आ रहा कि देश का पहला कोचिंग हब, देश का ही पहला है, तो ये प्रतापनगर जयपुर में विकसित किया जा रहा है और उसका शिलान्यास 22 अगस्त 2023 को किया गया। कौन बना रहा है? तो राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान आवासन मंडल के बारे में पूछ ले कि राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है रूडा की स्थापना कब हुई, ठीक है, सिक्का की स्थापना कब हुई, परिवहन RSRTC की स्थापना कब हुई। तो ये सारे प्रश्न लगातार अक्सर एक प्रश्न ऐसा आ ही जाता है। तो हमें ये जो मुख्य मुख्य ऑर्गेनाइजेशन जिनकी स्थापना का साल है वो हमें ध्यान रखना ही है। तो आवासन मंडल हमारे सामने आ रहा है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। और कब? 24 फरवरी को। तो फरवरी 1970 याद रख लोगे तो भी बहुत सही है। आगे चलते हैं। खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ तहसीलों को बीकानेर जिले में वापस शामिल कर दिया गया। एक बार क्या हुआ था, जैसे अभी ये अनूपगढ़ नया जिला बना, ठीक है, किससे अलग हुआ? तो वो बीकानेर से अलग हुआ या फिर गंगानगर से अलग हुआ। तो उसमें कुछ तहसीलें थी जो किस में शामिल की गई? अनूपगढ़ में शामिल की गई, बीकानेर की। लेकिन बाद में अभी फैसला किया गया कि जो जैसे कौन कौन सी थी अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ हो गया, रायसिंह नगर हो गया, गढ़सना हो गया, विजयनगर हो गया, खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ हो गया, ये थी। अब इसमें जो खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़ ये है ना, ये वापस बीकानेर में शामिल कर दी गई है। अब जब तक नई अधिसूचना नहीं आती तब आपको यह ध्यान रखना कि वापस बीकानेर में शामिल कौन सी की गई, तो खाजूवाड़ा और छत्तरगढ़, ये ध्यान रखो। अगर अनूपगढ़ की बात करें तो 1678 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1678 में चुंगेर के राजा थे महाराजा अनूप सिंह, उन्होंने इस गढ़ का निर्माण करवाया था। तो अनूपगढ़ का जो गढ़ है उसका निर्माण चुंगेर के राजा थे, उन्होंने 1678 में अनूप सिंह ने इसका निर्माण कराया, जिसके नाम पे इसका नाम अनूपगढ़ रखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा युवाओं के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया। जो दिल्ली में एक अपना राजस्थान का हाउस है बीकानेर हाउस, वहाँ पे यही जो नेहरू यूथ और ट्रांजिट फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की गई है। और किसके लिए? तो ये दिल्ली में जो युवा पढ़ाई कर रहे हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगी। तो इस प्रकार राज्य सरकार राजस्थान के बाहर रह के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कार्य कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अंगुली पर धारण किए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से बनी निर्मित 31 फुट ऊंची प्रतिमा का निर्माण राजेंद्र प्रजापति द्वारा किया गया। तो सबसे पहले तो प्रश्न बनता है कि राजेंद्र प्रजापति है कौन? तो ये कलाकार है, आर्टिस्ट है, मूर्तियां बनाते हैं। और इन्होंने हाल ही में एक चर्चित मूर्ति बनाई है। कौन सी? गोवर्धन पर्वत लिए भगवान कृष्ण की मूर्ति, यानी कृष्ण भगवान जब उन्होंने अंगुली पे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था उस समय की मूर्ति, मतलब वो उस मुद्रा में मूर्ति बनाई है, 31 फीट ऊंची है। और किससे बनाई है? गन पाउडर जो होता है उससे बनाई है। किसने बनाई है? राजेंद्र प्रजापति ने बनाई। अब मूर्ति बना दी, 31 फीट ऊंची है। कहाँ बनाई है? तो ये नाथ द्वारा राजसमंद में। कहां पर? नाथ द्वारा राजसमंद में। अब नाथ द्वारा राजसमंद में ये भगवान कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए मूर्ति तो स्थापित हो गई और राजेंद्र प्रजापति ने बनाई। नाथ द्वारा में एक और मूर्ति है, वो भी काफी सुर्खियों मेरी चर्चा में रही। वो कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा, जिसे हम विश्वास स्वरूपम कहते हैं, विश्वास स्वरूपम कहते हैं। ये 369 फीट ऊंची है। ये ध्यान वाली मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची मतलब मूर्ति, यानी भगवान शिव है इसमें ध्यान कर रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत की 31 फीट ऊंची, भगवान शिव की 369 फीट ऊंची, जो ध्यान मुद्रा में भगवान शिव की मूर्ति। और इसकी भगवान शिव वाली मूर्ति है, इसका जो वास्तुकार कौन थे? ये नरेश कुमावत थे। बाकी नाथ द्वारा वो पुष्टि मार्गी वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है। रक्त तलाई, इसी मैदान क्षेत्र में महाराणा प्रताप और मुगल सेना का युद्ध हुआ था और इतना रक्त बहा था कि इस तलाई स्थान ने तलाई का रूप ले लिया। ये भी राजसमंद में। तो देखो रक्त तलाई एक, तो दूसरी है हल्दी घाटी। ये दोनों कहां पे? ये दोनों है राजसमंद में। अब रक्त तलाई और हल्दी घाटी दोनों का संबंध किससे है? महाराणा प्रताप और अकबर के युद्ध से। तो ये कहा जाता है कि रक्त तलाई है ना,
यहाँ पे जो युद्ध हुआ था उसमें इतना रक्त बहा कि उस रक्त से तड़ाई बन गई, एक तालाब बन गया, इतना रक्त बहा था। और हल्दी घाटी आपको पता ही है, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ ही था। तो ये स्थली है। आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे जैसे राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ एक टॉपिक लेते हैं, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम कुछ राजस्थान की छतरियों के बारे में बात करेंगे, वो आगे आ जाएगा। अभी ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल मई के महीने में आयोजित किया गया। कहाँ पे? ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया मई के महीने में। और कहाँ पे किया गया? ये किया गया जयपुर में। जयपुर में ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और अब इतना ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये जयपुर में किया गया। दूसरा कब किया गया? तो 5 से 7 मई 2023 में किया गया। ठीक है, तो मई 23 इतना तो आपको याद रखना ही रखना है। अगर भारत के सब एकमात्र जैविक राज्य की बात करें तो भारत का जैविक राज्य कौन सा? सिक्किम है भारत का जैविक राज्य। जैविक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ये बहुत सारी बार हम रट चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। राजस्थान का जैविक जिला डूंगरपुर है। जैविक गांव दादिया है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। एकमात्र जैविक उत्कृष्टता केंद्र, ये प्रश्न आप ध्यान रखना है, जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे? अभी जैविक उत्कृष्टता केंद्र और जैविक अनुसंधान केंद्र दोनों अलग अलग है। जैविक उत्कृष्टता केंद्र तो है अपने झालावाड़ में, जैसे ये अपना प्यारा राजस्थान हो गया, तो यहां पे तो है जैविक उत्कृष्टता केंद्र। और यहां पे जैविक अनुसंधान केंद्र जाखोड़ा कोटा में, इससे जस्ट ऊपर। तो उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस सेंटर तो है झालावाड़ में और रिसर्च सेंटर है कोटा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। जाखोड़ा कोटा में रिसर्च सेंटर है और एक्सीलेंस सेंटर झालावाड़ में, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, अभी भी घोषणा हुई है कि ग्राम लेवल पे सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर इसका गठन किया जाएगा। ये जो समिति का नाम है महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति, लेकिन इसकी स्थापना हर ब्लॉक पे एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की जाएगी। इसमें राज्य सरकार को 3 लाख रुपए का अंशदान दिया जाएगा और 351 ब्लॉक में कुल 10.53 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आएगा। अगर महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति बनानी है तो उसमें न्यूनतम सदस्य 300 रुपए होंगे और टोटल हिस्सा राशि कम से कम 3 लाख रुपए होगी इस ग्राम सेवा सहकारी समिति की। अब 3 लाख रुपए हिस्सा राशि होगी, 3 लाख रुपए सरकार अंशदान दे देगी और न्यूनतम अमानत राशि प्रति सदस्य 1 लाख। न्यूनतम अमानत राशि होगी वो एक सदस्य की 1 लाख रुपए होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में 75,000 रुपए होगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें ध्यान रखना है कि महिला ग्राम सेवा सहकारी समिति कौन से स्तर पर स्थापित की जाएगी, तो हमारा आंसर होगा ये ब्लॉक स्तर पे। और दूसरी बात ये है कि राज्य सरकार कितना अनुदान देगी, तो 3 लाख रुपए अनुदान देगी। ये चीजें ध्यान रखनी है। अब राजस्थान की प्रमुख छतरियों को देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान का सेंटर में ही जिला है। वैसे तो हार्ट हम कहते हैं अजमेर को, लेकिन नागौर भी राजस्थान के सही सेंटर में देखें तो नागौर जिला आता है। लाछा गुजरी की छतरी नागौर में है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, ठीक है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे? ये नागौर में। शाहजहां के शासनकाल के दौरान नागौर का अमर सिंह राठौड़ महान सेनानी अपने घोड़े के साथ आगरा के किले में कूद गया था, इतने महान थे। और पाली वालों की छतरी भी कहाँ पे? नागौर में। तो नागौर में कौन कौन सी होगी? एक तो लाछा गुजरी की, ठीक है, दूसरा अमर सिंह राठौड़ की और तीसरी पाली वालों की। ये तीनों छतरियां कहाँ पे? ये तीनों छतरियां हैं नागौर में। कहाँ पे? नागौर में। लाछा गुजरी की, अमर सिंह राठौड़ की और पाली वालों की छतरी नागौर में। अब बाड़मेर की बात करें तो गडरा शहीद स्मारक है। तो गडरा शहीद स्मारक ये एक्चुअली 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें जो रेल कर्मचारी शहीद हुए थे ना, उनकी याद में गडरा का शहीद स्मारक बनाया गया। और गडरा का शहीद स्मारक कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है, इसके बाद हम राजसमंद की छतरियों की बात करेंगे। तो एक तो चेतक का चबूतरा बना है हल्दी घाटी के पास में, बलीचा नाम का गांव वहां पे। और ऑब्वियसली बात है कि चेतक की घोड़ा, प्रताप का घोड़ा था चेतक, उसकी याद में बनाया गया। तो चेतक का चबूतरा ये राजसमंद में। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुंभलगढ़ से 12 खंभों की छतरी, और ये भी कहाँ पे? ये भी राजसमंद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अजमेर में रूठी रानी की छतरी। रूठी रानी की छतरी कहाँ पे? तो ये अजमेर में। रूठी रानी की छतरी कहाँ पे? अजमेर में है। तारागढ़ अजमेर में कह सकते हैं। पृथ्वीराज का स्मारक
ये भी अजमेर में, पृथ्वीराज का स्मारक, दाहरसेन का स्मारक भी अजमेर में। और आंतेड़ की छतरी दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है, ये आ सकता है प्रश्न। आंतेड़ की छतरी ये कहाँ पे? आंतेड़ की छतरी है अजमेर में। रूठी रानी, पृथ्वीराज और आंतेड़ की छतरी कहाँ पे है? अजमेर में। उदयपुर की बात करें तो महाराणा प्रताप की छतरी जो बारडोली उदयपुर में, बारडोली उदयपुर में। शिशोदिया राजवंश की महासतियां का टीला कहते हैं, जैसे हम आड़ की छतरियां कहते हैं, वो भी उदयपुर में। कपूर बाबा फकीर की छतरी, कपूर बाबा फकीर की छतरी उदयपुर में है। और उदय सिंह की छतरी गोगुंदा में है, और राजा अमर सिंह और राजा करण सिंह की छतरियां भी उदयपुर में। तो कल इन छतरियों को फिर से रिवाइज करेंगे। बाकी आशा करते हैं कि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, आपको चीजें याद हो रही है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।